नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी टिकी गुरु में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बिहार स्टेट 2024 हिंदी प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो अधिसूचना। अधिसूचना कार्यालय आलेखन का रूप होता है। इसका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों आयोगों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणन इलादे, ज्यों बन जारे टाणे। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष या गंभीर अर्थ का बोध होता है, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला देखिए, सिंधु सेज पर धरा बधू अब, तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस अवतरण में व्यंजना शब्द शक्ति है। अविधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ एवं मम्मट ने व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद बताए हैं। विश्वनाथ एवं मम्मट दो भेद बताए। पहला अभिधामूलक, और दूसरा लक्षणामूलक। अगला प्रश्न देखिए, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद। कौन कौन से हैं? अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, और नंबर 3 व्यंजना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। सही। अविधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों ऋण, यौगिक, योग ऋण का अर्थबोध होता है। यह भी सही। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया। ये गलत
व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। अगला प्रश्न देखिए। उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति 3 होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, नंबर 2 लक्षणा और नंबर 3 व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखिए। सब को जानत तुम्हें सारे जगत महान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति की परिभाषा। पुनरुक्ति दोष क्या है? जहां अर्थ की पुनरुक्ति हो, अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग अर्थों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। अगला देखिए। प्रश्न संख्या 9। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो यह काव्य लक्षण है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ। ये 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए। अगला प्रश्न देखिए। चौपाई छंद का पूर्व रूप होता है। क्या है? चौपाई। चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 15 मात्राएं होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो में कौन सा छंद है? तो इसमें सवैया छंद है। सवैया छंद क्या है? देखिए, यह एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में 12 से 26 वर्ण होते हैं।
22 से 26 वर्ण। प्रत्येक चरण की एक गण की 8-8 वृत्ति से बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, रामदूत अतुलित बलिधामा, इनमें कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। कैसे? देखिए, राम, रा पे 2, म पर 1, दूत 2 1, अतुलित 1 1 1 1, बल 1 1, धामा 2 2। तो 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 12 4 16, इसलिए उत्तर हुआ डी सही। अगला प्रश्न देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लसन सन राम हृदय गुनि, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो इसमें है चौपाई। चौपाई यह एक सम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 14, छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यति। अगला प्रश्न देखिए, मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है। तो इसका क्या होगा गण क्रम? मभनत तगौ गह सूत्र है। मभनत तगौ गह माने मगण भगण नगण तगड़ तगड़ गुरु और गुरु। तो इसका उत्तर होगा डी। मात्रिक समछंद नहीं है। उल्लाला। अब उल्लाला क्या है? सममात्रिक छंद नहीं है, बल्कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बरवय छंद है। तो बरवय एक अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवय छंद में विषम चरण में 12-12 मात्राएं तथा सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र में वीर रस है। कुरुक्षेत्र कविता है किसकी? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न देखिए, रोमांच किस तरह का अनुभव है?
तो रोमांच एक सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव के 8 भेद। एक स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा है कंप, छठा है वैवर्ण्य, सातवां है अश्रु, आठवां है प्रलय। तो इस प्रकार से सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का आलंबन विभाव है। अब देखिए आलंबन विभाव किसे कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ उद्दीप्त करना या बढ़ाना। अस्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं तथा संचारी भाव का अर्थ है संचरण करने वाले भाव। आलंबन उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाले हलचल संचारी भाव हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो विकल्प बी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के संबंध में कहा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निष्पत्ति। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं। बी त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार भयानक रस के संचारी भाव हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए। सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है। तो यह हो जाएगा भयानक रस का। भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 24। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। संबंध बोधक। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। आठ भेद। अब वो 8 भेद क्या हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य। नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। 6 नंबर
संदेहवाचक वाक्य। 7 नंबर विस्मयवाचक। और 8वां नंबर है संकेतवाचक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। तो इसका उत्तर होगा मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद कौन कौन है? सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसने सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है इत्यादि। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में कि, जो, क्यों, जितना, उतना, जब, जहाँ इत्यादि मिश्रित हों तो उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं या अथवा इसलिए किंतु परंतु इत्यादि से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 26। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। ए, बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का विकल्प चुनिए। ऑप्शन बी सही है। माता जी ने पूजा कर ली है। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 28। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कवयित्री। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी सही है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। बाकी सब अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करें। प्रश्न संख्या 30। उसे मृत्यु दंड मिला है, शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये अशुद्ध है। यहाँ घट गया है नहीं बल्कि गई है होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। तुम तुम्हारा सामान उठा लो वाक्य अशुद्ध शब्द है।
तो इसमें अशुद्ध शब्द होगा तुम्हारा। तुम्हारा के स्थान पर होगा अपना सामान उठा लो, अपना सामान। अगला प्रश्न देखिए, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूं, वाक्य का शुद्ध रूप होगा मैं सादर नमस्कार करता हूं। अगला प्रश्न देखिए, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। तो यहाँ वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य हो गया विस्मयादि बोधक। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 35, उसने खा लिया होगा। वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाए या संभावना प्रकट की जाए, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन सी सही, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आगे जाऊं। तो लगने के कारण यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है का अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा छल कपट से एक बार काम बन जाता है, बार बार नहीं। प्रश्न संख्या 38, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट करना। प्रश्न संख्या 39, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है तो अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई। प्रश्न संख्या 40 देखिए, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति उपयुक्त होती है तो इसके लिए होगा ऊंची दुकान फीकी पकवान। प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो इसका सही उत्तर होगा अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ईश्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका सही उत्तर होगा मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। अगला क्वेश्चन, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ है तो इसका सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना।
अगला प्रश्न, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में कर्मधारय समास है। मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मन से माना हुआ। अगला प्रश्न, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास क्या है? इसमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य होता है। अगला प्रश्न, प्रजाहित में कौन सा समास है? तो प्रजाहित में तत्पुरुष समास है। प्रजा का हित, प्रजा का हित। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? तो द्विगु समास के उदाहरण हैं संख्यावाची द्विगु, तो हो जाएगा सप्ताह शताब्दी। सप्ताह क्या है? 7 दिनों का समूह। सात दिनों का समूह। और शताब्दी क्या है? 100 वर्षों का समूह। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तो विकल्प बी, गृहस्थ, हरफन मौला, कपड़छन। अगला क्वेश्चन देखिए, चौमासा शब्द में समास है? तो इसमें हो गया द्विगु समास। समास के कुल कितने भेद हैं हिंदी में? 6 भेद। कौन कौन है? अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष, 3 कर्मधारय, 4 द्विगु, 5 द्वंद्व, 6 बहुव्रीहि। अगला प्रश्न देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पदों के सही बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। श्वेतांबर, तो श्वेतांबर इसका सही विकल्प होगा। श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती जी। तो इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, नयतत का संधि विच्छेद होगा न धन एतत, न धन ऐतत। इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखिए, यदि
ए ओ ऐ औ के आगे कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय आव हो जाता है। यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो यह होगी आयादि स्वर संधि। आयादि स्वर संधि का सूत्र क्या है? एच ऐवा यावह, एच यवा या वह। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। निधन उत्साह, तो इसका होगा उत्तर सही निरुत्साह। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। उतधन चरित, तो इसका सही उत्तर होगा बी उच्चरित। यह है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म अर्थ, तो सही विकल्प इसका होगा धर्मार्थ। इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐषण। विकल्प बी सही। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। तो यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। अगला प्रश्न है, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो इसमें मंदा क्रांता मात्रिक छंद नहीं है। यह है वर्णिक छंद। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो इसमें है चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए, सु न 1-1 मात्रा, सिय 1-1, सत्य असीस 1-2-2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन है? ऑप्शन नंबर ए, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ काशी शब्द जो है स्त्रीलिंग है, अतः रहा है कि जगह पर होगा, स्थान पर रही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी।
तो इसका सही उत्तर होगा अपूर्ण भूतकाल, ए। तो अपूर्ण भूतकाल क्या है, देख लीजिए। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्रिया भूतकाल में तो होती है, परंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें उपवाक्य है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य करते हैं विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें प्राय जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है। तो यह विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जिससे किसी बात के होने का बोध हो, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। होने का बोध हो। तो यहाँ कह रहा है बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ खेलना जो क्रिया है वह हो रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। तो इसका सही उत्तर होगा वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है। तो कौन सा अशुद्ध है? सतसई में द्विगु समास, ठीक। तुलसीकृत तत्पुरुष समास, मंदोदरी बहुव्रीहि, मरणासन्न। तो मरणासन्न में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसलिए गलत है। प्रश्न संख्या 68, निम्न में से माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखिए, भला मानस में कौन सा समास है? तो भला मानस में होगा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य का संबंध है इसमें। अब अगला प्रश्न देखिए, कला प्रवीण में कौन सा समास है? तो कला में प्रवीण हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 71 देखिए, निराकार का संधि विच्छेद है निधन आकार। ऑप्शन ए सही। कौन सी संधि हो गई इसमें? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, द्वावपि का संधि विच्छेद होगा द्वौधन अपि। इसमें कौन सी संधि है? आयादि संधि। आयादि संधि का सूत्र क्या होगा? एचो एवा या वह। अगला प्रश्न,
दिए विकल्पों में स्वागत का संधि विच्छेद होगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा शूधन आगत। तो इसमें संधि क्या होगी? यण संधि। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। अगला प्रश्न देखिए, वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा वार्ता धन आलाप। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। अगला प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द, तो विस्थापित। अगला प्रश्न देखिए, अब उस लड़के को बुलाइए, लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए संज्ञा बहुवचन। संज्ञा बहुवचन यही क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? तो पद संगठन नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 81, मानक लिपि से भाषा में क्या आती है? तो मानक लिपि से भाषा में एक रूपता आती है। अगला प्रश्न है, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो आदेश का अंग्रेजी अनुवाद होगा ऑर्डर। गाइड क्या है? मार्गदर्शक। इक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट, निवेदन। और डायरेक्शन क्या है? निर्देशन। अगला प्रश्न है, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण है अधिसूचना। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला प्रश्न है, भाववाच्य छांटिए।
तो भाववाच्य होगा तोते से उड़ा नहीं गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तो इसमें कर्मवाच्य है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें है कर्तृवाच्य। ऑप्शन डी सही। प्रश्न संख्या 88 देखिए, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होगा विभावना अलंकार। जैसे बिन पग चलें सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। अगला है प्रश्न, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो काव्यलिंग अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, अति कटु वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मन मानो, जहां आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मन मानो ज्यों इत्यादि जहां आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होगा रूपक अलंकार। जैसे मुख चंद्र है, मुख क्या है? चंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, ऐ तेरे शिशु जग हैं उदास में अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 93 का बी सही। रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? तो इसमें उपमा अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहां सम शब्द जो आया है यह समतावाचक शब्द है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार होगा। चंद्रमासी अलौकिकता घने घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें होगा उपमा अलंकार। सासी से आया ना वाचक शब्द, इसलिए उपमा अलंकार है। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द, चौथा है साधारण धर्म।
तो इसके 4 अंग हुए। आगे देखिए, रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? तो रस्सी को सांप समझ लेना यह भ्रम है, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा इसमें। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। तो इसमें साधारण धर्म कोमल और सुंदर। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात क्या है? तो इसमें पीपर पात उपमान है। अगला प्रश्न है, किसी विस्तृत विवरण अथवा सविस्तार व्याख्या के अप्रासंगिक अनावश्यक बातों को त्याग कर प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन कहलाता है संक्षेपण। तो दोस्तों, इस तरह यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।